डॉक्टर स्वाति, रिकवरी प्रोटोकॉल इसके क्या हैं और हमें क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम इससे बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो जो कोविड के हमारे दिन हैं उन्हें हमें याद करने की जरूरत है कि जिस तरह से कोविड फैलता था कि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, वो खांस रहा है, छींक रहा है, आपसे बातें कर रहा है, अगर वो संक्रमित व्यक्ति है तो आपको भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो जो खास तौर से हमारी क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, हम कहीं बाजार में हैं, स्कूल की हम बात करें जहाँ बच्चे हैं, वहां हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है तो हमें उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। हम N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद भी अगर हम बीमार हैं तो उस दिन हम स्कूल नहीं जाएं या हम ऑफिस नहीं जाएं या हम अपने काम पर नहीं जाएं, ताकि हम अगर संक्रमित हैं तो हम आगे ये संक्रमण को नहीं फैलाएं। दूसरा, कफ एटिकेट्स जिनकी लगातार हम बात करते हैं कि जब खांसी या छींक आपको आए तो अपने कोहनी में छींकिए, किसी कपड़े में छींकिए। इन चीजों का हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग ऐसा नहीं करें ताकि संक्रमण और लोगों में नहीं फैले। दूसरी बात देखिए, हम क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेंटिलेटेड एरियाज में भी कई बार रहते हैं, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि लोगों के ऑफिसेज एसी है या हम जहाँ काम पर जाते हैं वहां वेंटिलेशन नहीं है। ऐसे में भी अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो दूसरों को ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला सकता है क्योंकि वो क्लोज स्पेसेस हैं। तो कुछ ना कुछ हमें वेंटिलेशन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरा, जैसे कि वैक्सीन की अभी बात करी डॉक्टर संजीव ने भी, कि वैक्सीन अवेलेबल है, उसे लोग लगवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगवा रखी है आप उसे लगवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है और वो सोचे कि मैं आज जाकर के वैक्सीन लगवा लूं तो मुझे संक्रमण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तब वैक्सीन मत लगवाइए। लेकिन अगर आप के बच्चे बहुत छोटे हैं या घर में बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पहले से कोई बीमारियां वगैरह आपको हैं, तो ये वर्ग को जरूर आगे आकर के वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि आप इस समय सुरक्षित रहें जिस तरह से मामले इस वक्त ज्यादा सामने आ रहे। दूसरा, खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर हम अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं, अगर हम अच्छी मात्रा में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनका खासतौर से सेवन करते हैं तो उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है और हम आसानी से जो मौसम के जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी पे लगातार काम करते रहना बहुत जरूरी होता है, उसका लगातार ध्यान रखें। और जैसा हमने अभी कहा कि अगर आपको 1-2 दिन हो गए हैं और आपके लक्षणों में सुधार नहीं हो रहा है तो जरूर आपको डॉक्टर से जो है कांटेक्ट करना चाहिए और अपने आप से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर बोरनाली, जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक पैटर्न नोट किया कि पहले इसमें जो डेथ रेट है वो 1% से बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 1% और मे बी फ्यूचर में ये इंक्रीज भी हो सकती है। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। केरल में मई में 500 से ज्यादा केस आए, 6 लोगों की मौत हुई। जून में 2000 से ज्यादा दर्ज किया गया केस और 26 मौत हुई। जुलाई में 31 मौतें हुई और 17 अगस्त तक के आंकड़ों की बात करूं तो 21 मौतें दर्ज की गई। तो धीरे धीरे इसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं सबका हमने कोविड में भी देखा है, इन्फ्लुएंजा में भी देखा है कि 85% ऑफ द पीपल जो होते हैं उनका माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो घर पे ही रहेंगे, घर पे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, देन द रिमेनिंग 15 में से 10% की एडमिशन हो सकती है एंड देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्शन, लेस देन 5% जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू केयर की जरूरत होती है एंड इट्स ऑलवेज लेस देन 1% जिनकी एक्चुअली डेथ होगी इसके वजह से। एंड जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया अभी कि इन वही कैटेगरी में होते हैं जो बहुत एल्डरली होते हैं या जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होते हैं, अंडरलाइंग इलनेसेस, डायबिटीज हो, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एक्सेट्रा, इनको ज्यादा होता है। सो ये जो रेशियो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई डोंट थिंक दैट हैज चेंज्ड। बट यस, समटाइम्स जब बहुत सिवियर इन्फेक्शन होता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वैक्सीनेशन नहीं लिया है हमने, हम अभी जैसे इट्स लाइक अ मिनी एपिडेमिक. It's not a full-fledged epidemic yet, but it's a mini epidemic in Delhi NCR certainly हम लोग देख रहे हैं। पर इसके वजह से ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत बढ़ गए हैं, but there is certainly risk कि बहुत लोग घर पे बैठे बैठे उनका हाई ग्रेड फीवर है
उनको फिर एंटी फ्लू जो ट्रीटमेंट होता है टैबलेट्स दिया जा रहा है, एंड देन दे आर स्लोली रिकवरिंग एट होम। एट द सेम टाइम बहुत पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं विद बायलैटरल न्यूमोनिया, जिनको ये H1N1 भी दैट इज अ कल्प्रिट फॉर इट। I जी। personally think the distribution of the viral illness hasn't changed. ये ऐसे ही रहता है कि 85% माइल्ड ही होगा और बाकी फिर उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होगी। And then yes, 1%, less than 1% mortality and maybe 1.5% ICU में पहुंच जाते हैं। जी। डॉक्टर संजीव, पिछले कुछ हफ्तों में हमारे पास जो आंकड़े हैं, हमने नोटिस किया कि 70% से ज़्यादा इन्फेक्शन जो हुए हैं सांस की बीमारियों से जुड़े हुए, वो H1N1 की वजह से हुआ है। जैसे कि डॉक्टर बोनाली भी कह रही थी, धीरे धीरे जब ये थोड़ा सीवियर हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है, फिर ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है और कई बार हमने देखा कि ये हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी बन जाती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ, जब 103, 104 का फीवर हो और तुरंत हॉस्पिटल जाना मुमकिन ना हो, उस वक्त क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं प्रिकॉशनरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये पूछा। तो सबसे पहले है कि इस टाइम, इस साल इतना ज्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये डायरेक्टली लिंक्ड है रिसर्च स्टडीज में कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इन्फ्लुएंजा वायरस इसमें एक यू शेप्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनके लिए ऑप्टिमम हो जाती है, ये जो एरोसोल वायरल का जो लिपिड लेयर है, जो एरोसोल है, वो ज्यादा देर सस्टेन करता है, मतलब वो सूख के गिर नहीं जाता, वो ज्यादा जीवित रहता है, लंबा टाइम के लिए जीवित रहता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड खाली 2 या 3 दिन है, शरीर में रह सकता है अप टू 7 to 10 डेज। पर जो वायरल शेडिंग है, दैट मीन्स जब तक आदमी इस वायरस को शेड करता है, वो अप टू 15 डेज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इट कैन गो अप टू 4 to 6 वीक्स, यानी लॉन्गर टाइम तक एक पेशेंट शेड कर सकता है ये वायरस अपनी खांसी में, स्नीजिंग में। ये सरफेसेस में रह सकता है 7 और 8 घंटे तक, मतलब डोर नॉब्स पर या रेलिंग पर या टेबल पर या चम्मच पर। तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट से स्प्रेड होता है, माइक्रो एरोसोल से स्प्रेड होता है, ये 7 फीट तक जा सकता है, यानी 2 मीटर से ज्यादा। सो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट।